हेलो दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की दो वीडियो जो सहवाल ब्रायोपाइडा एंड टेरियोपाइडा की डाली गई हैं उनको जाके भी एक बार देख लीजिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस मतलब कि अनावृत, स्पर्म मतलब बीज, मतलब कि ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है जो बीज होते हैं वो आवृत नहीं होते हैं, ढके हुए नहीं, जिसमें बीज ऐसे पौधे होते हैं जैसे, ठीक है, जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढकी हुई नहीं होते और निषेचन से पूर्व और बाद में भी अनावृत रहते हैं। निषेचन के जो बीजांड होते हैं अंडाशय भित्ति से ढकी हुए नहीं होते और निषेचन से पूर्व और निषेचन के बाद भी ढके हुए नहीं होते। जिम्नोस्पर्म मध्यम और लंबे वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं। जिम्नोस्पर्म का वृक्ष सिकुआ सबसे लंबा वृक्ष है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कौन सा वृक्ष? सिकुआ, यानी सबसे लंबा वृक्ष कौन सा? सिकुआ। इसका मूल प्राय मूसला मूल होती है। ये याद रखना कि जिम्नोस्पर्म मूल कौन सी पाई जाती है? मूसला मूल पाई जाती है। इसके कुछ जीन्स के मूल कवक से संयोग कर लेते हैं जिससे कवक मूल बनाते हैं। उदाहरण पाइनस, यानी कवक मूल। देखिए सीधी बात है कि जिम्नोस्पर्म मूल कौन सी पाई जाती है? मूसला मूल, है ना। तो अब कवक मूल में जिम्नोस्पर्म का कौन सा पादप रहता है? पाइनस रहता है, ठीक है। कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ संयोग कर लेती है, जिसे प्रवाल मूल कहते हैं। यानी नाइट्रोजन स्थिर करने के लिए देख यहाँ पर दो है, कवक के साथ जो मूल संयोग करेगी वो पाइनस की करेगी, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया के साथ जो मूल करेगी वो किसकी करेगी? प्रवाल मूल बोलते हैं। यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ करेगी उसको, जो साइकस में होती है ना। प्रवाल मूल किस में होती है? साइकस में। यानी साइनोबैक्टीरिया और साइकस, यानी साइनोबैक्टीरिया प्लस साइकस ना। तो साइनोबैक्टीरिया और साइकस याद हो जाएगा, ठीक है, आराम से, है ना। और पाइनस बचा और कवक मूल बचा कवक के साथ ना। तो एक तो साइनोबैक्टीरिया यानी साइकस और पाइनस यानी कवक का हो गया, ठीक है। अब इसमें तने ऐसा किए, यानी ऐसा किए रहते हैं साइकस के ना, साकिस पाइनस और सीड्रस के अंदर होते हैं। यानी जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इनमें पत्तियां सरल और संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। यानी साइकस के अंदर क्या तना ऐसा की होता है और साकित तना पाइनस सीड्रस के अंदर पाया जाता है। और साइकस के अंदर पत्तियां कैसी होती हैं? पिच्छकार होती हैं, जिनमें पत्तियां अधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकती हैं, ठीक है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। शंकुआकार पौधों में पत्तियां सुई की तरह होती हैं और इनकी पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम, मोटी कुटिल और गतिरंध इन गुणों के कारण पानी की हानि कम होती है। यानी यह शंकुआकार लिखा हुआ और पौधों की पत्तियां सुई की तरह होती हैं, इनमें पत्तियों का सतही क्षेत्रफल तो कम होता है, मोटी क्यूटिकल होती है और गतिरंध होती हैं, ठीक है, ताकि पानी की हानि कम हो। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणुक होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? विषम बीजाणुक होते हैं। ये एक गुणित लघु बीजाणुदानी और बृहद बीजाणुदानी, यानी लघु बीजाणुदानी का मतलब होता है नर वाला हो जाएगा और बृहद बीजाणुदानी का मतलब किसमें? जिसमें मादा वाला हो जाएगा। बीजाणुदानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजाणुदानी बीजाणु पर्ण पर होती है, यानी बीजाणुदानी कहाँ होती है? बीजाणु पर्ण के ऊपर होती है। बीजाणु पर्ण सर्पिल की तरह सर्पिल क्रम में का तने पर लगी होती है। ये सलभ और सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुदानी होते हैं। लघु बीजाणुदानी का था नरशंकु कहते हैं, यानी लघु बीजाणुदानी को क्या बोला है? नरशंकु। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोत्भिक संतति उत्पन्न होती है, जो बृहद ही बहुत ही न्यूनीकृत और कुछ ही कोशिकाओं में सीमित होती है। ये है ना, कुछ ही कोशिकाओं से सीमित होती है, ठीक है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकों को परागकण कहते हैं। यानी इसमें यहाँ पर यह है कि यहाँ पर नाम दिया गया परागकण का, ठीक है। परागकणों का विकास लघु बीजाणुदानों में होता है। यानी परागकणों का विकास कहाँ हो रहा है? परागकणों का विकास लघु बीजाणुदानों के अंदर होता है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण या गुरु बीजाणुदानी होती है उसे गुरु बीजाणु दाने के, यानी गुरु बीजाणु दाने के मादा शंकु कहते हैं। यानी जिसमें क्या होता है? गुरु बीजाणु पाया उसको मादा शंकु बोला जाता है। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं, मतलब कि द्विलिंगी हो गया, मतलब कि दोनों प्रकार के, यानी पाइनस कैसा हो गया कि दोनों प्रकार के नर और मादा एक ही पौधे पाए जाते हैं, तो द्विलिंगी कौन है? पाइनस। और साइकस का होता है एक लिंगी हो गया, स्थित होते हैं। यानी द्विलिंगी कौन सा? पाइनस। और साइकस क्या है? एक लिंगी। द्विलिंगी कौन है? पाइनस। और साइकस कौन सा? एक लिंगी। याद रखो, यानी द्विलिंगी नर और मादा दोनों एक ही पौधे पे, तो द्विलिंगी। और द्विलिंगी कौन सा है? पाइनस है, ठीक है। और साइकस एक लिंगी ऊपर स्थित होते हैं। गुरु बीजाणुदानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की एक कोशिका से
भेद हो जाता है और बीजांड का एक स्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं, है ना। बीजांड का स्तर एक सुरक्षित संरचना रहता है और इस सघन संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणु पर्ण पर होते हैं जो एक गुच्छ बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका म्यूसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं और गुरु बीजाणु दानी बीजांड का अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मक में विकसित होता है। ठीक है, यहाँ पर देखने वाली एक क्या पता कि यहाँ पर ये 4 हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु दाने में एक अकेला गुरु बीजाणु मादा शंकु विकसित होता है, यानी कौन, एक अकेला। ठीक है, यानी जिस एंजियोस्पर्म में भी रहता है ना कि 4 में से एक ही विकसित होएगा, तो यहाँ पे क्या है कि जो मादा शंकु रहता है, ठीक है, यानी जो मादा शंकु है, यानी जो मादा शंकु में से क्या 4 क्या बनेंगे, 4 मादा बनेंगे ना, 4 मादा वाले क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे, 4 बनेंगे मादा बीजाणु। ठीक है, तो मादा बीजाणु 4 है ना, उसमें से एक ही विकसित होगा। ठीक है, एक ही मादा बीजाणु विकसित होगा, है ना, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, इनमें और अकेला गुण मात्र कोशिका विकसित होता है, ये इसको लाइन को अंडरलाइन कर देता हूँ, तो आपको याद रखिए एक अकेला। ठीक है, और इनमें 2 या 2 से अधिक स्त्री दानियाँ तो मादा जनन होते हैं। बहुकोश के मादा युग्म को गुरु बीजाणु दानी में ही रह जाता है। जिम्नोस्पर्म में दोनों ही नर और मादा युग्म को भेद ब्रायोफाइटा तो टेरिडोफाइटा की तरह स्वतंत्र नहीं होते, मतलब कि एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। वे स्पोरोफाइटा पर बीजाणु दानों में ही स्थित होते हैं। बीजाणु दाने से परागकण बाहर निकलते हैं और ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा के द्वारा ले जाए जाते हैं। यानी इसमें जिम्नोस्पर्म में जो परागण की क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है। ठीक है, परागकणों से एक परागनलिका भी निकलती है जिनमें नर युग्मक होता है। ये परागनली स्त्री दानी के और जाती हो और वापस शुक्राणु यानी परागकण को छोड़ देती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से बीज बनते हैं। ठीक है, बीजांड से बीज बन जाता है और ये बीज ढके हुए नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि अनावृत बीज बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे रखे, जिम्नोस्पर्म का साइकस दे रहा था, गिंको देखा और पाइनस के बारे में दे रखा है। यानी ये किसका है, गिंको का है, यानी ये गिंको का है ना, और पाइनस का और साइकस का है, पाइनस और साइकस का है। ठीक है, यानी तीनों डायग्राम याद करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों डायग्राम आते हैं। अब एंजियोस्पर्म ना, एंजियोस्पर्म तो पूरा डिटेल दे रखा है 12th के चैप्टर। ठीक है, पुष्पी पाद में एंजियोस्पर्म परागकण बीजांड विशेष संरचना के द्वारा ढके हुए होते हैं जिन्हें पुष्प कहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म बीजांड अनावृत होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है, तो एंजियोस्पर्म क्या है, एक तो एंजियोस्पर्म कैसा पादप, पुष्पी पादप। ठीक है, एंजियोस्पर्म कैसा, पुष्पी पादप है, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, ये याद रखना है, ये पादपों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, एंजियोस्पर्म है। इन्हें वासस्थान बहुत व्यापक होती है। इन्हें मार्ग सूक्ष्मदर्शी जीव बुल्बिया से लेकर बड़े उच्च यूक्लिप्ट तक 100 मीटर की ऊंचाई तक हो सकता है। ठीक है, तो बुल्बिया की सबसे छोटा वृक्ष कौन सा है, यानी बुल्बिया के बारे में भी आपको याद होना चाहिए कि बुल्बिया छोटा वृक्ष है और यूक्लिप्ट जिसकी ऊंचाई कितनी 100 मीटर से अधिक हो सकती है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इनमें हम भोजन, चाय, ईंधन, औषधियाँ और अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये मादा वर्गों द्विबीजपत्री एक विभक्त होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की पहचान बीजों में 2 बीजपत्रों के होने से होती है और पत्तियों में जाली का रूपी शिराविन्यास होता है और पुष्पों के चतुष्टयी और पंचतयी होने और पुष्प के प्रत्येक पुष्पीय चक्र में 4 और 5 सदस्यों को होने के आधार पर की जाती है। दूसरी और एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र होता है। पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है जो त्रिटयी पुष्प और प्रत्येक पुष्प चक्र में 3 उपांग होते हैं। एक बीजपत्री के विषय अभिलक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक बीजपत्री वाले और द्विबीजपत्री वाले के बारे में बताया गया। तो द्विबीजपत्री में कौन सा जाली का शिराविन्यास पाया जाता है और चतुष्टयी और पंचतयी प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि एक बीजपत्री में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है जिसमें त्रिटयी यानी 3 प्रकार के, त्रितयी यानी इसमें पंचतयी होता है और चतुष्टयी था, इसमें त्रितयी प्रकार का पुष्प चक्र पाया जाता है। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं और एक बीजपत्री पौधे में 1 बीजपत्र होता है। ठीक है, अब आगे पुष्प में नर लैंगिक अंग को पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण पत्र और प्रत्येक पुंकेसर में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागमात्र कोशिका अर्धसूत्र में विभाजित होकर लघु बीजाणु बनाती है जो परिपक्व होकर परागकण बनाती है।
पुष्प में मादा लैंगिक स्त्री के सर अंडा होता है। स्त्री के स्तर में आधार पर फूला हुआ अंडाशय होता है जिससे जुड़ी हुई लंबी पतली वर्तिका, उसके सिर पर वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय के अंदर अंडा स्थित होते हैं। सामान्य प्रत्येक अंडाशय में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। यहाँ याद रखना कि जो पराग कोश के अंदर कौन सी कोशिका होती है, पराग कोश के अंदर होती है पराग मात्र कोशिका, ठीक है, और इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। यानी गुरु में पराग मात्र कोशिका से क्या बनेगा, परागकण, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेगा, यानी ओ बनेगा ना। अर्धसूत्र नलिका 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है जिनमें 3 विकसित होते हैं और एक विकसित होकर पूर्ण कोश बनता है। प्रत्येक पूर्ण कोश में 3 कोशिकाएं हैं, अंड समुच्चय, अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, और 3 एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं, यानी प्रति वैशांत कोशिका। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पता है क्या, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि ये 12th के लिए भी और 11th में भी हो सकता है कि अंड समुच्चय में क्या क्या होता है। एक तो अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, यानी अंड समुच्चय में क्या होता है, अंड समुच्चय में क्या होता है, 2 सहायक कोशिका प्लस 1 अंड कोशिका होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसका, यानी 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका अंड समुच्चय में होती है, ठीक है। अब आगे 2 ध्रुवीय कोशिका आपस में जुड़ी होती है, और यहाँ ध्यान देने वाले जो ध्रुवीय कोशिका है ना, अंड समुच्चय यानी अंड उपकरण के जस्ट नीचे होती है, ठीक है, आपस में जुड़ी होती है, जिसमें द्विगुणित केंद्रक बना होता है। परागकण पराग कोश से निकलने के बाद हवा अथवा अन्य एजेंसी द्वारा स्त्री के सर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस स्थानांतरण को परागण कहते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं जिसमें परागनली बनती है। परागनली वर्तिकाग्र और वर्तिका के उत्तकों के बीच से होती हुई अंडाशय बीजांड तक पहुंचती है, ठीक है। परागनली भ्रूणकोश के अंदर जाती है और जहाँ पर पटकर ये 2 नर युग्मकों को छोड़ती है, यानी 2 नर युग्मकों को परागनली कितने नर युग्मकों को छोड़ती है, 2 नर युग्मकों को छोड़ती है। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, युग्मक संलयन बोला जाता है ना। और दूसरा नर युग्मक द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है ना। तो यहाँ पर एक ये है कि एक तो नर युग्मक रहता ओवम से जाकर बंड हो जाएगा, और एक रहेगा किससे, जो द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है, मतलब कि जो 2n कोशिका होती है, यानी ध्रुवीय केंद्रक से जाकर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक संलयन जिसमें त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण केंद्रक बनता है, यानी त्रिसंलयन। ये तो युग्मक संलयन नहीं है, गलत है, ये त्रिसंलयन ये है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक नर युग्मक 2 द्वितीय केंद्रक मिलकर बनाएंगे तो 3 यानी स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको त्रिसंलयन बोला जाता है, ठीक है। 2 संलयन इसमें अब क्या है इसके अंदर क्या एक तो क्या हुआ है, 2 घटनाएं हुई हैं। एक किसका, एक तो युग्मक संलयन हुआ है और एक त्रिगुणित भ्रूणपोष का संलयन हुआ है, त्रिसंलयन हुआ है, ठीक है। तो चूंकि इसमें 2 संलयन होते हैं, एकमुख संलयन और त्रिसंलयन, ठीक है, तो इसलिए इसको द्विनिषेचन बोला जाता है। इसलिए द्विनिषेचन स्पष्ट घटना किसकी है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में द्विसंलयन ही द्विनिषेचन होता है, क्योंकि एक तो हो गया युग्मक संलयन और एक त्रिसंलयन। त्रिसंलयन मतलब कि 3 केंद्रक, कौन कौन सा केंद्रक, एक तो होगा नर परागकण का केंद्रक और ध्रुवीय केंद्रक के 2n वाला, तो 3 हो गया, ठीक है। जैसे एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है युग्मनज भ्रूण जिसमें 1 अथवा 2 बीजपत्र होते हैं में विकसित हो जाता है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश में पोष में विकसित होता जाता है, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष के ना 3n गुणित रहती है, ठीक है। भ्रूणपोष विकासी भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणपोष का कार्य क्या है, विकासी जो भ्रूण बनता है ना, यानी वास्तव में युग्मक संलयन से उसको पोषण प्रदान करता है। इस घटनाओं के दौरान बीजांड से बीज बनते हैं और अंडाशय से फल बन जाता है। बीजांड से बीज और अंडाशय फल, यानी ये लाइनें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइनें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो ये पूछे गए प्रश्न है कि बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है और अंडाशय से फल बन जाता है, ठीक है। निषेचन के बाद सहायक कोशिका प्रतिवेशांत कोशिकाएं क्या हो नष्ट हो जाती हैं। ये लाइन है ना, जो दोनों की दोनों लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। यानी किससे, बीजांड से बीज, अंडाशय से फल, निषेचन के बाद सहायक कोशिका और एंटीपोडल कोशिका नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे ये दे रखा है डायग्राम, हाँ, एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री एक बीजपत्री के बारे में बता रखा है, ठीक है। एक बीजपत्री लंबे लंबे डंठल मान लो तो एक बीजपत्री हो गया।
पुष्प लगा हुआ है और पत्ती वगैरह और द्विबीजपत्री, तो इनका पहचानने का तो ये तरीका, लंबे लंबे डंठल यानी गेहूँ की तरह, तो गेहूँ की तरह क्या है, एक बीजपत्री, खत्म खेल। और यहाँ पर ये पूरा दे रखा है, पूरा डायग्राम बना के एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र दे रखा है कि परागकण कैसे होता है, इसके बारे में विस्तृत डिटेल जानकारी दे रखी है 12th के चैप्टर नंबर 2 में, तो उसको आराम से पढ़ सकते हैं, उसको आगे मैं पढ़ा दूंगा विस्तृत डिटेल जानकारी ना, क्योंकि जैसे कि परागकण पहुंचा वर्तिकाग्र के ऊपर, वर्तिका अंडाशय निषेचन वगैरह हुआ है, जैसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दे रखी है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बना, अंडा बना, ये दे रखा है। यह परागकोश है, परागकोश में कहा लघु बीजाणु धनु, लघु बीजाणु धनु से 4 लघु बीजाणु यानी परागकण बने हैं, है ना, जिसको लघु बीजाणु यानी परागकण बोला। परागकण क्या वर्तिकाग्र पर पहुंचा है तो नर युग्मक में लगी, इसमें युग्मक बने हैं, इसको नर युग्मक बोला जाता है, जिसमें दोनों ये यहाँ पे क्या, ये द्वितीय कोशिका एंटीपोडल कोशिका हुआ है, पृथ्वी शांत कोशिका, सहायक कोशिका, अंड कोशिका ये होगी, तो अंड कोशिका में यहाँ से सीधा क्या है परागनली का एंटर करेगी, और यहाँ पर अंड कोशिका के साथ युग्मक, एक युग्मक इसका मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, युग्मक संलयन बोला जाएगा, जिससे क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। और अगर एंटीपोडल कोशिकाओं के साथ एक नर युग्मक मिलेगा तो 3 यानी स्ट्रक्चर बनेगी, है ना, तो भ्रूणपोष बन जाएगा, युग्मनज बन गया, युग्मनज से भ्रूण बनेगा जिसमें ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और फिर बीजाणु यानी पादप बन जाएगा। इसमें क्या है, ये 2n पौधी है, ये n है 2n, क्योंकि ये मादा वाली बात हो रही है, ये यानी निषेचन की बात यहाँ हो रही है, और निषेचन से पहले की इधर हो रही है, तो इसके बारे में 2n बोला गया। अब यहाँ पर मैं इस चैप्टर को, मैं इस पादप चक्र संतति को, पीढ़ी का अंतरण को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यह है कि कोरोना ख़त्म हो गया है ना, तो चांस है कि दोबारा इस रेडियो जो सिलेबस को इसमें ऐड करते हैं, इसलिए मैं पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट करूँगा, सारा का सारा जो पुराना था 2021-20 के अंदर जो सिलेबस था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करूँगा। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से आपको एनसीईआरटी पढ़ा सकूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बता सकूं, है ना। तो अब आगे पढ़ता हूं, पादप का जीवन चक्र, संततीय पीढ़ी का अंतरण। पादप में अगुणित और द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा व्यक्त होती हैं, इसके कारण विभिन्नकाय अगुणित द्विगुणित बनते हैं। अगुणित पादप काय को माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाते हैं, इन्हें पादप काय युग्मकोद्भिद, और निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा व्यक्त होता है, जिसके कारण द्विगुणित स्पोरोफाइट यानी पादप काय बनता है, और इस पादप काय में म्यूसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये अगुणित बीजाणु माइटोसिस विभाजन द्वारा पुनः अगुणित पादप काय बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधे के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों जो अगुणित युग्मकोद्भिद बनाते हैं और बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं कि संतति और पीढ़ी का अंतरण होता है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है, और बाकी उसी को ही पढ़ना जब भी आप रिवीजन करो तब, ठीक है। ये तो विभिन्न पादप वर्गों और उनकी बेष्टियों में निम्नलिखित पैटर्न प्रदर्शित किए, यानी बीजाणु में यानी स्पोरोफिटिक संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है, इनमें कोई मुक्तजीवी स्पोरोफाइट नहीं होता है। युग्मनज में म्यूसिस विभाजन होता है, जिसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजांड में माइटोटिक विभाजन द्वारा युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट बनते हैं। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषित मुक्त जीवावस्था गेमेटोफाइट होते हैं। इस प्रकार जीवन चक्र को अगुणित कहते हैं। और बहुत से सवाल जैसे, अब इम्पोर्टेंट यही है क्या कि अगुणित जीवन चक्र किसमें पाया जाता है, कि शैवाल में, बॉलवॉक्स, स्पाइरोगारा, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है। यानी अगुणित जीवन चक्र किसके अंदर पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा और बॉलवॉक्स। ये इंपॉर्टेंट है, खत्म, है ना। और अब आ गए कुछ ऐसे उदाहरण भी है जहाँ पादप में द्विगुणित बीजाणु प्रभावी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी मुक्त जीव होता है। ये मुकोद्भिद एक कोशिकीय, कुछ बैककोशिका अगुणित होती हैं। जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणित कहते हैं ना। एक शैवाल फ्यूकस स्पीसीज इसी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। अब इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि द्विगुणित जीवन चक्र किस में पाया जाता है, फ्यूकस नाम के शैवाल में द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। साथ ही सभी बीजीय पादपों, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी बीजीय पादपों, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में द्विगुणित जीवन चक्र पाया जाता है। यानी एक तो अगुणित जीवन चक्र बॉलवॉक्स, स्पाइरोगारा, क्लेमाइडोमोना, और द्विगुणित जीवन चक्र फ्यूकस में पाया जाता है और बीजीय पादपों में पाया जाता है, ठीक है। अब आ गए ब्रायोपाटा, टेरिपाटा मिश्रित अवस्था अथवा दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है, और दोनों ही अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती है, लेकिन इनकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। मतलब कि ब्रायोपाटा में प्रभावी अवस्था क्या होती है, एन होती है,
और टेरिडोफाइटा में 2n होती है। यानी मिश्रित प्रकार का जीवन चक्र किसके अंदर पाया जाता है? ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में मिश्रित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषित तैलाब अथवा सीधी अवस्था को अगुणित गैमेटोफाइट होती है और ये अल्पायु बहुकोशिकीय बीजाणु जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े होते हैं पोषण के युग्मों पर निर्भर होती है पीढ़ी खांडन करता। सभी ब्रायोफाइटा में ये प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। यानी ब्रायोफाइटा में कौन सा प्रकार का? ब्रायोफाइटा में जो एन होता है ना वो का होता है प्रभावी अवस्था होती है, ठीक है, प्रभावी अवस्था उसकी है। और इस पर क्या होता है जो 2n है ना वो क्या होता है कि इस पर आश्रय लेता है 2n है ना, मतलब कि n मतलब गैमेटोफाइट इसका क्या होता है प्रभावी अवस्था और स्पोरोफाइट इसके ऊपर लगा होता है ब्रायोफाइटा के अंदर। तो ब्रायोफाइटा में इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। और अब आगे कुछ चीज़ें दे रखें। द्विगुणित बीजाणु प्रभावी अवस्था मुक्तजीवी प्रकाश संश्लेषित सम्मेलन पादप का होता है। ये बहुकोशिकीय नृत्यजीवी स्वयंपोषी मुक्त लेकिन अल्पायु अगुणित युग्ममुक्त विष से पीढ़ी का अंतरण रहता है। इसमें पैटर्न अगुणित जीवन चक्र कहते हैं, लेकिन ये अगुणित नहीं है, द्विगुणित वाला चीज़ है, ठीक है। एनसीईआरटी में गलत दे काट रहा हूँ। इसके कुछ अपवाद हैं और अपवाद के बारे में क्या है कि अधिकांश शैवाल में अगुणित पैटर्न पाया जाता है, ठीक है। उनमें से एक्टोकार्पस पॉलीसाइपोनिया कैल्प में अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र यानी एप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, ठीक है। तो एक्टोकार्पस पॉलीसाइपोनिया कैल्प यानी ये इम्पोर्टेंट है कि देख अधिकांश शैवाल में तो अगुणित यानी हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र पाया जाता है, ठीक है। और एक्टोकार्पस पॉलीसाइपोनिया कैल्प में अगुणित द्विगुणित पैटर्न पाया जाता है, जबकि फ्यूकस है एक शैवाल जिसमें द्विगुणित पैटर्न पाया जाता है ना। तो इसका ये है कि ये सारे डायग्राम ये दे रखे, यानी ये का अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र या द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र ये कुछ भी बोल तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला पैटर्न पीढ़ी का अंतर मतलब कि जिसमें क्या होता है कि आप लगभग 50-50% दोनों अवस्था में पाए जाते हैं जो मिश्रित हो गया, ठीक है। द्विगुणित जीवन चक्र में क्या होता है कि मैक्सिमम रहता है वो कौन सा द्विगुणित पाया जाता है और अगुणित जीवन चक्र में मैक्सिमम अवस्था अगुणित पाई जाएगी, है ना। तो अगुणित अगुणित द्विगुणित और अगुणित द्विगुणित या द्विगुणित अगुणित इस हिसाब से बोला गया है। अब इसका पूरा सारांश के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। पादप जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, ये वे सरल तैलाब स्वयंपोषी मुख्यतः जलीय जीव होते हैं शैवाल के अंदर ना। वर्ण के प्रकार, भोजन संग्रह के प्रकार के आधार पर शैवालों को 3 वर्गों में व्यक्त किया जाए। शैवाल में ये लाइन पहले लिखी नहीं गई है ना, तो अब याद रखिए क्योंकि कवक के बारे में आ गया ना। तो वर्णकों के प्रकार यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ए तो कॉमन है, बी सी डी के आधार पर भोजन के संग्रह यानी फ्लोरिडियन स्टार्च, लेमिटोल, लेमिनेरिया और स्टार्च के आधार पर है ना शैवालों को बांटा गया है, ठीक है। और जिसमें क्लोरोपाइसी, फ्यूपाइसी और रोडोपाइसी प्राय शैवाल विखंडन द्वारा कायिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु और लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं द्वारा करते हैं। और लैंगिक कोशिकाएं समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी हो सकते हैं। ब्रायोफाइटा में ऐसे पौधे आते हैं जो मिट्टी में उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन जल पर निर्भर रहता है, इसलिए ब्रायोफाइटा का जो है ना विस्तार भी सीमित है, ठीक है। शैवाल की अपेक्षा उनकी पादकाय अधिक विकसित होती है। ये तैलास की तरह होता है और श्यान अथवा सीधा हो सकता है। ये मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं, मतलब कि ग्राउंड से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? मूलाभ के द्वारा, यानी थनासम, राइजोसम समान वो स्ट्रक्चर होती हैं इसके अंदर। इनमें मूल की तरह, तने की तरह, पत्तियों की तरह की संरचना होती है, मतलब कि एक्चुअल में मूल नहीं है, एक्चुअल में तना नहीं है और ना एक्चुअल में पत्ती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा लीवरवट और मॉस में व्यक्त होते हैं। लीवरवट का तैलाब अथवा पृष्ठदार होते हैं और मॉस सीधे पतले होते हैं। ये लाइन भी याद रख लीजिए कि लीवरवट में जो स्ट्रक्चर है वो तैलाब और पृष्ठदार होती है। मॉस में सीधे और पतले तने होते हैं जिनमें पत्तियां सर्पिल रंग से लगी हुई होती हैं। ब्रायोफाइटा की मुख्य कायक गैमेटोफाइट होती हैं जो युग्मकों को उत्पन्न करती है। इसमें नर लैंगिक अंग होते हैं जिसे पुदानी कहते हैं, मादा लैंगिक अंग को स्त्रीदानी कहते हैं, ठीक है। अब नर और मादा युग्मक इसमें पैदा होते हैं जो संगलित होकर युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बहुकोश की संरचना बनती है जिसमें बीजाणु द्वित कहते हैं। इसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं, बीजाणु में गैमेटोफाइट बनते हैं। टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप बीजाणु होते हैं यानी स्पोरोफाइट होते हैं। वास्तविक मूल तना पत्तियाँ होती हैं, यानी वास्तविक यहाँ पर जाके बनी है। टेरिडोफाइटा में वास्तविक मूल तना पत्तियाँ होती हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में ये तना सम, पत्ती सम, मूल सम संरचनाएँ होती हैं। इनमें सुविकसित संवहन उत्तक होते हैं, उसमें सुविकसित संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं।
बीजाणु उद्भिद में बीजाणु दानी होती है जिनमें म्यूसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोत्पाद बनाते हैं। इसमें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। युग्मकोत्पाद में नर मादा लैंगिक अंग होते हैं जिनमें क्राय पुदानी और स्त्रीदानी कहते हैं, और नर युग्मक के मादा युग्मक तक जाने की पानी की आवश्यकता होती है। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज से स्पोरोफाइट बन जाता है। जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिनमें बीजांड की भित्ति से ढकी हुई नहीं होते। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं, इसलिए इनको अनावृत बीजी कहते हैं, यानी बीज बनते हैं लेकिन ढके हुए नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी उत्पन्न करते हैं, जो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में उत्पन्न होती है। ये धानियाँ बीजाणुपर्ण में होती हैं और बीजाणुपर्ण लघु बीजाणु गुरु बीजाणु पर्ण पर सर्पिल क्रम में रखी होती है। कौन से क्रम में? सर्पिल क्रम में, जिनमें प्राय नरशंकु और मादा शंकु, लघु बीजाणु से यानी नरशंकु और गुरु बीजाणु से मादा शंकु बनते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं और परागनली बनती है जिसमें नर युग्मक अंडाशय में निकल जाता है और यहाँ पर स्त्रीदान में स्थित अंड कोशिका संलग्न हो जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज में भ्रूण बीजांड बीज में विकसित होता है। अब एंजियोस्पर्म में नर लैंगिक अंग को पुंकेसर और मादा को स्त्री केसर जो फूल में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु होता है, पुतंतु बोला जाता है, एक परागकोश होता है ना, और परागकोश में अर्धसूत होने के बाद परागकण नर युग्मकोत्पाद बनते हैं और स्त्री केसर में एक अंडाशय होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक या भ्रूणकोश होता है। इसमें अंड कोशिका होती है। परागनली भ्रूणकोश में जाती है जहाँ पर वह दो नर युग्मक को छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंड कोशिका संलग्न हो जाता है, दूसरा द्विगुणित द्वितीय केंद्र से संलग्न हो जाता है, जिसको त्रिसंलयन बोला यानी त्रिसंलयन बोला जाता है ना। किससे होता है? त्रिसंलयन बोला और युग्मक संलयन होते हैं। इसमें दो संलयन के प्रक्रम को द्विनिषेचन बोला जाता है। ये प्रक्रम एंजियोस्पर्म के लिए अद्भुत है। एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में व्यक्त होता है। लैंगिक जनन करने वाले पौधे जिसमें अगुणित युग्मकों द्विगुणित बीजाणु उत्पन्न करने वाले बीजाणुओं के जीवन चक्र में पीढ़ी अंतरण होता है। लेकिन विभिन्न पौधों के वर्गों पौधे में उत्पन्न जीवन चक्र अगुणित द्विगुणित अथवा मिश्रित प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं, है ना। अब आपने अगर ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया मेरी तरफ से, ठीक है। अगर आपको कोई भी पहला दूसरा तीसरा चैप्टर में कोई भी डाउट हो, अगर आपको लगे कि कौन सा टॉपिक मेरे को पढ़ना है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को एक्स्ट्रा वीडियो बना के पढ़ा दूंगा। या आप 11-12 तक की कोई भी टॉपिक में आपको बायोलॉजी में दिक्कत है उसको मेरे कमेंट कीजिए, तो मैं उसको अलग से वीडियो बना के पढ़ाऊँगा। नहीं तो सीक्वेंस बाई सारा पहले 11th पढ़ाऊँगा फिर 12th पढ़ाऊँगा, तो उसके साथ कवर हो जाएगा, या पहले पढ़ा दूँगा अगर आप कमेंट करते हो तो। आप और मैं कोई भी अगर इसमें गलती हो रही है तो आप मेरे को बताइए कि इसमें ये मॉडिफिकेशन करना है, तो मैं उसको मॉडिफिकेशन करूँ, इससे मैं बेटर वीडियो बना सकूँ और आपको हेल्प कर सकूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। थैंक यू।